हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। प्रकाश पुंज के इस नए परिवार में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको धन्यवाद। पहले के जो वीडियोस हमने प्रकाश पुंज के इस यूट्यूब चैनल पर डाले हैं उसमें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद रहा है, बहुत बहुत आभार है। आप लोगों ने लाइक किए, शेयर किए, सब्सक्राइब किए, जिसके दौरान हम नए नए वीडियो डालने की हमें प्रेरणा मिलती है। और हमारा प्रयास दोस्तों यही रहता है, हमारा प्रयास, हमारी प्रकाश पुंज टीम, पूरे टीम का यही प्रयास रहता है कि हम एजुकेशन से रिलेटेड, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड एक सटीक जानकारी आपको दे पाएँ। लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी प्रकार की त्रुटि रहती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अवगत करवाएं। दोस्तों, प्रकाश पुंज के इस नए चलन में आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, यानी कि मानव का पाचन तंत्र। पाचन तंत्र से रिलेटेड बच्चों हमने कई वीडियोस देखे होंगे। हमारा प्रयास है कि इस वीडियो में हम इसको खूब डिटेल में लेके जाएं और जितने भी पार्ट्स हैं उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करें, सभी के जो डाउट्स हैं हम क्लियर कर सकें, ऐसा हमारा प्रयास है। इसके पाचन के बारे में, डाइजेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ डाटा जो है मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, जिस पर हम देख रहे होंगे। एक डायग्राम भी है, हमने बनाया है, जिसमें आप देख रहे होंगे। देखो दोस्तों, पाचन के अंदर वैसे मुख्य पाचन की परिभाषा कुछ और होती है, लेकिन जो हम दैनिक दिनचर्या में जो पाचन को हम समझते हैं वो पाचन नहीं होता। लेकिन हम पाचन के बारे में आज विस्तार से चर्चा करें। देखो दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम से देखो, पहला जो पार्ट हम लेंगे माउथ कैविटी यानी मुख गुहा को लेंगे, दूसरा पार्ट लार यानी कि सलाइवा को लेंगे, तीसरा पार्ट लार ग्रंथियाँ यानी कि सलाइवरी ग्लैंड। देखो दोस्तों, ये जो जितने भी नाम हैं इन सभी को मैंने यहाँ भी नोट किए हैं। जैसे कि माउथ कैविटी यानी कि जो मुख गुहा जो है, मनुष्य का जो मुख है उसे माउथ कैविटी कहेंगे। सलाइवा यानी कि जो लार है उसका स्राव हमारे मुख के अंदर होता है। इसके अंदर कई प्रकार के हमारे लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, जो कि हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। सलाइवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथियाँ। चौथा पार्ट रहता है दोस्तों फेरिंग्स, यानी इस वाले भाग को फेरिंग्स कहा जाता है। एसोफेगस से ऊपर और माउथ कैविटी से नीचे वाला जो भाग होता है वो क्या होता है? फेरिंग्स होता है। चौथा पार्ट हम पढ़ेंगे एसोफेगस यानी कि ग्रसनी। ये वाला जो पार्ट हमारा जो है आमाशय का प्रारंभिक भाग और फेरिंग्स का लास्ट जो भाग होता है, अंतिम भाग, इसके बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है? एसोफेगस कहा जाता है। उसके बाद हम लीवर को पढ़ेंगे, यानी कि यकृत। कितने प्रकार के लीवर का क्या कार्य होता है इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। प्रयास यही है दोस्तों कि हम लीवर और स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, इनके बारे में जो मेन टॉपिक है इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो इसके बारे में हम एक नए नए वीडियोज़ इनके अलग से बनाएंगे, जो इसके सेकंड पार्ट रहेंगे। लीवर के बाद स्टोमक यानी कि आमाशय, ये भी हमारे पाचन में इसकी बहुत मुख्य भूमिका होती है। गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय, पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत भी बोला जाता है इसको, और हिंदी में इसको क्षुद्रांत्र भी बोला जाता है। फिर है कोलोन यानी कि बड़ी आंत, या इसको लार्ज इंटेस्टाइन भी कहा जाता है, हिंदी में इसको बृहदांत्र या बड़ी आंत कहा जाता है। अपेंडिक्स, जिसका हमारे पाचन में इसका कोई योगदान नहीं होता, ये वो छोटी वाला जो भाग होता है, इसे परिसेसी का हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश को अपेंडिक्स की, कई बार नाम सुना होगा, अपेंडिक्स की नाड़ जो होती है वो इसी को कहा जाता है। रेक्टम यानी कि मलाशय, और इसके बाद हम पढ़ेंगे एनस यानी कि गुदा द्वार। डायग्राम को एक बार देख सकते हो दोस्तों। सबसे पहले नाजल कैविटी यानी इसको नासा द्वार भी कहा जाता है, नासिका भी कहा, नासा गुहा भी कहा जाता है। माउथ कैविटी यानी कि मुख गुहा, लीवर यानी कि यकृत, स्टोमक यानी कि आमाशय, पैनक्रियाज यानी कि यकृत, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, एंड रेक्टम, इसका मतलब मलाशय, एनस यानी कि गुदा द्वार, अपेंडिक्स यानी कि परिसेसिका, जिसका पाचन में यहाँ पे किसी प्रकार का योगदान हम नहीं पढ़ने वाले हैं, गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय, और उसके बाद लीवर हमने देख लिया। तो देखो दोस्तों, ये है इसके पार्ट, और इन सभी पार्ट को हम एक एक को लेंगे और फिर इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। देखो दोस्तों, पाचन में हम सबसे पहले माउथ कैविटी को पढ़ेंगे, लेकिन माउथ कैविटी पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि पाचन होता क्या है। देखो दोस्तों,
हम भोजन के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं, अलग अलग वैरायटी के भोजन ग्रहण करते हैं। घरों में सामान्यतः हम क्या करते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी या मिठाई दूध दही इत्यादि भोजन ग्रहण करते हैं। उसके बावजूद क्या होता है, हम कई प्रकार के भोजन भी ग्रहण करते हैं जिनके अंदर सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन हो सकता है, सर्वाधिक मात्रा में विटामिन्स हो सकते हैं। तो देखो दोस्तों, भोजन के मुख्य घटकों के रूप में किसे पढ़ा जाता है? भोजन के मुख्य घटक जो होते हैं वो वसा जो है, विटामिन्स जो है, इसके अलावा खनिज लवण जैसे कि आयरन है, कैल्शियम है, इसके अलावा हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो ये सारे क्या हैं, भोजन के मुख्य घटक हैं और ये सारे घटक जो है हमारे भोजन के अंदर पाए जाते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का भोजन हो। जैसे कि दाल है ना, तो दालों में सर्वाधिक जो दलहनी जो फसल होती है या जो दालें होती है उनके अंदर सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। सब्जियां हैं, फल हैं, इनके अंदर सर्वाधिक मात्रा में विटामिन हमको देखने को मिलते हैं। फैट से रिलेटेड जैसे हम घी है, ऑयली जो चीज़ें हैं उनसे सर्वाधिक मात्रा में वसा को ग्रहण करते हैं। ये जो चीज़ें होती हैं इनका पाचन होता है, न कि जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं उनका पाचन होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि दोस्तों कि हम भोजन के अंदर मान लेते हैं कि हमने दाल चावल ये भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन जो घरों में हम खाते हैं उनका कभी पाचन नहीं होता। उन भोजन के अंदर से जो मुख्य घटक होते हैं, जो भोजन के अंदर से मुख्य मुख्य घटक होते हैं, उन्हें क्या कहा जा सकता है, उनको अवशोषित करना। अब देखो बच्चों, ये जो हमारा मेन टॉपिक है ये हम लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार बता देता हूँ। ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है जिसे छोटी आंत कहा जाता है, और इस छोटी आंत के अंदर क्या होता है, रसांकुर पाए जाते हैं जिन्हें विली कहा जाता है। ठीक है, जिसे हिंदी में दीर्घरोम भी कहा जाता है और मैंने रसांकुर भी इसको पढ़ा है, रसांकुर। देखो दोस्तों, जो भोजन हम ग्रहण करेंगे उसकी एक प्रोसेस होगी और उस प्रोसेस को यहाँ से शुरू लेके और यहाँ तक जब पढ़ेंगे तो हमारी छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटी छोटी मात्रा में क्या पाए जाते हैं, रसांकुर यानी कि विली पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, इनके अंदर ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं यानी धमनी शिरा। ये ब्लड वेसल क्या करेंगे, यानी ये विली रसांकुर जो होते हैं ये उस भोजन के अंदर से, यानी कि जो भोजन हमने अपनी भूख मिटाने के लिए जो भोजन हमने ग्रहण किया है उस भोजन के अंदर से ये विली क्या करेंगे, भोजन के मुख्य घटकों को जो है वो निकाल लेंगे। न्यूट्रिशन फूड जैसे कि वसा है, विटामिन्स है, खनिज लवण है, कार्बोहाइड्रेट, इन सारी चीज़ों को अवशोषित करके निकालते हैं और इसे ही पाचन कहा जाता है। पाचन का मतलब ये नहीं होता कि हमने भिन्न भिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन जो ग्रहण किए हैं, जब हम किसी प्रोग्राम मीटिंग में जाते हैं तो बहुत बहुत प्रकार के हम भोजन ग्रहण करते हैं और उन भोजन को क्या होता है, हम मल के रूप में उत्सर्जन के दौरान उनको बाहर निष्कासित कर देते हैं। तो इसे पाचन नहीं कह सकते। पाचन का मतलब ये है कि जो भोजन हमने ग्रहण किया उस भोजन के अंदर से जो मुख्य घटक हैं यानी न्यूट्रिशन मेन जो सोर्स है ना, जैसे कि विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, खनिज लवण है, इन सभी को अवशोषित करने की प्रक्रिया ही क्या होती है, पाचन होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखो दोस्तों, इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले हम इसको एक छोटा स्वरूप जरूर पढ़ेंगे। शुरुआत क्या होती है, देखो बच्चों, सबसे पहले भोजन क्या होता है, हमारे मुख गुहा यानी माउथ कैविटी के अंदर लाया जाता है, जिसके अंदर कुछ अंग पाए जाते हैं जैसे कि दांत। 4 प्रकार के हम दांत पढ़ेंगे, कृतंक है, दंतनक है, चवर्णक है और अग्रचवर्णक है। ये 4 प्रकार के हम दांत पढ़ेंगे। उसके बाद जो भोजन है वो जीभ से, जो टोंग यानी जो जीभ होती है उसके द्वारा भोजन को उल्टा जाता है, पलटा जाता है और हमारे मुख के अंदर कई प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसे सैलिवरी ग्लैंड भी कहते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होता है, भोजन को लसलसा किया जाता है। भोजन को लसलसा करना क्यों आवश्यक है, ये कई बार सवाल पूछा जाता है कि भोजन को लसलसा करना क्यों आवश्यक है। तो देखो दोस्तों, अगर रूखा सूखा भोजन हम ग्रहण करते हैं तो हमारी जो फेरिंक्स जो है यानी हमारे जो एसोफेगस जो है उसमें किसी प्रकार की खरोंच ना आ जाए, किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना आ जाए, इसलिए भोजन को लसलसा गीला करना जरूरी होता है। अगर वो गीला होगा, लसलसा होगा तो ही वो क्या होगा, आहार नाल जो है उसके अंदर आराम से वो चला जाएगा। अगर वो रूखा सूखा होगा या फिर उसमें किसी प्रकार की चुभती हुई चीज़ें होगी जैसे कि भुजिया हैं या फिर जो नॉन वेज हैं उनके अंदर क्या होता है, ये जब कठोर चीज़ें होती है तो वो क्या कर सकती हैं, भोजन को हमारी आहार नाल को, फेरिंक्स को, एसोफेगस को या इन पार्ट्स को क्या कर सकती है, खराब कर सकती है। तो इसलिए क्या होता है, भोजन को लसलसा या गीला करना आवश्यक होता है। उसके पश्चात जो भोजन है वो अमाशय में आता है। अमाशय में कुछ घंटे विश्राम करता है, जठर रस का स्त्रावण होता है जैसे कि HCl वगैरह, इनका भी स्त्रावण होता है जो भोजन की प्रकृति को अम्लीय बना देता है। यकृत का भी कार्य होता है। यकृत क्या करता है, पित्त लवण का स्त्रावण करता है। ठीक है, ये पित्त लवण क्या होता है,
भोजन के अंदर जो वसी एसिड होते हैं, फैटी एसिड जो होते हैं, उनको तोड़ने में काम आते हैं, जिसे इमल्सिफिकेशन कहा जाता है, पायसीकरण यानी कि इमल्सीकरण कहा जाता है। उस पित्त लवण को लेके आने का कार्य जो है वो पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर का होता है। इसके बाद हम पेनक्रियाज को पढ़ेंगे, जो कि एग्नेशन पेनक्रियाटिक जो जूस है वो छोड़ता है। ये किसके द्वारा होता है? पेनक्रियाज के द्वारा। यहाँ पे डुओडेनम नाम की एक छोटी सी, जिसको ग्रहणी कहा जाता है। डुओडेनम का मतलब हो गया कि यहाँ से जहाँ पे पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर और पेनक्रियाज दोनों जुड़ी होती है, उस भाग को डुओडेनम कहा जाता है। और उसके बाद क्या होता है? ये भोजन छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने चर्चा पहले करी ली कि इसमें क्या पाए जाते हैं? विली यानी कि रसांकुर पाए जाते हैं। और ये रसांकुर क्या करते हैं? भोजन के मुख्य घटकों को अवशोषित कर लेते हैं। भोजन के मुख्य घटक जैसे हमने पहले चर्चा कर ली, जैसे कि वसा है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, खनिज लवण हैं, ये सारे भोजन के मुख्य घटक होते हैं। उसके बाद जो भोजन है वो बड़ी आंत में आता है, यानी कि कोलोन जिसको बोल सकते हैं, या इसको लार्ज इंटेस्टाइन भी कह सकते हैं, ठीक है, जो क्या करता है? भोजन में जल का अवशोषण, है ना, खनिज लवणों का अवशोषण भी करता है। और उसके बाद क्या होता है? जो अपचित, देखो दोस्तों, भोजन का मुख्य पाचन तो छोटी आंत में ही हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीज़ों का अवशोषण बाकी रह जाता है, जैसे कि जल का अवशोषण, जो कि बड़ी आंत करता है। उसके बाद ये भोजन कहाँ? मलाशय यानी कि रेक्टम में उसको प्रेशर कर दिया जाता है। और तो दोस्तों, हम सबसे पहले माउथ कैविटी यानी मुख गुहा की बात कर रहे थे। सबसे पहले हम मुख गुहा के बारे में जानेंगे। हमारे मुख के अंदर जीभ पाई जाती है, जिसे टोंग कहा जाता है। जीभ का पाचन में योगदान ये होता है कि भोजन को उल्टने पलटने में, या भोजन को घुमाने में, या बोलस बनाने में, यानी कि जो निवाला है घोल, उसको बनाने में जीभ का योगदान होता है। उसके बाद हमारे मुख के अंदर लार ग्रंथियाँ, सिलाइवरी ग्लैंड जो पाया जाता है, जो इसके आगे वाला पार्ट हम पढ़ेंगे, इसके अंदर कुछ लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। एक चीज़ पाई जाती है टिथ यानी कि दांत, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों। देखो दोस्तों, मानव मुख के अंदर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मानव जो मुख होता है उसमें 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इंसिजर्स यानी कृतंक कितने होते हैं? 4। प्रत्येक जबड़े में 16 दांत होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 16, तो ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े दोनों में 16 यानी कुल 32 दांत जो होते हैं वो मानव मुख में पाए जाते हैं। दूसरा जो है कैनिस यानी कि रदनक जो है वो भी 2 प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। चावणक यानी प्री मोलर्स 4 प्रकार के, और मोलर्स 6 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अब देखो दोस्तों, अगर हम मानव जबड़े को, जैसे कि हम डिस्प्ले आपको दिख रही होगा कि कैसे दांत किस प्रकार से पाए जाते हैं। ऊपरी जबड़े में 16 दांत और नीचे जबड़े में 16 दांत, टोटल हो जाते हैं 32 दांत। आगे वाले जो मुख्य के जो मेन दांत 4 दांत हो जाए, वो चीज़ों को पकड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। जब हम भोजन को पकड़ते हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा ये योगदान जो होता है वो आगे वाले 4 दांत जो होते हैं, जिनको कृतंक कहते हैं या इंसिजर्स जो कहते हैं, उनका योगदान होता है, जो कि 4 दांत पाए जाते हैं। उसके बाद 2 दांत जो पाए जाते हैं रदनक, जिसे चीरने फाड़ने के लिए जो काम में दांत इस्तेमाल आते हैं। चीरने, जैसे कि नमकीन की पुड़िया हो, पैकेट्स हों, या ऐसी चीज़ें जैसे कि हम किसी पुड़िया को या किसी टेप को अगर हम फाड़ते हैं, तो इसके लिए हमारे साइड वाले जो 2 दांत होते हैं, जिन्हें कैनिस कहा जाता है, रदनक, 2 प्रकार की, इन दांतों में उनका इस्तेमाल होता है। भोजन को चबाने में जो चवरणक यानी कि प्री मोलस और मोलस का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। सेम टू सेम ऊपरी जबड़े में और निचले जबड़े में कुल मिलाकर दोस्तों 32 दांत होते हैं। जीवन में, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 2 बार दांत आते हैं। पहले होते हैं दूध के दांत, जिन्हें मिल्क टीथ भी कहा जाता है। 2 टाइप्स मिल्क टीथ यानी दूध के दांत होते हैं। और दूसरी बार ये जो दांत है ये 7 से 8 साल की अवस्था तक रहते हैं। उसके बाद ये दांत धीरे धीरे गिरने लग जाते हैं। और उसके बाद में फिक्स्ड दांत आते हैं, स्थायी दांत जिन्हें कहा जाता है, फिक्स्ड टीथ यानी स्थायी दांत। ये स्थायी दांत तो है, ये वृद्धावस्था तक रहते हैं। और वृद्धावस्था के उस पश्चात ये भी गिरने लग जाते हैं। जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, कमज़ोर होने लग जाता है, तो उस अवस्था में ये फिक्स्ड दांत तो है, स्थायी दांत, ये भी गिरने लग जाते हैं। बच्चों, हमारे जो दांत हैं उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया, 4 भागों में डिवाइड किया, लेकिन दांत जो है इसको, एक दांत को 3 भागों में हम देख सकते हैं। जैसे कि डिस्प्ले पे आपको दिख ही होगा, इसका ऊपर वाला जो भाग है इनेमल का, जो सफ़ेद रंग का जो भाग होता है वो इनेमल का परत बनाता है। दूसरा जो भाग है ग्रीवा, जो कि मध्यम होता है। और तीसरा जो कि मूल यानी कि जड़ों में लगा होता है,
ऊपरी भाग शिखर होता है जो कि सफ़ेद रंग का, मध्यम भाग जो बीच में जहाँ पे मसूड़ों में ये दांत लगे होते हैं, कहाँ लगे होते हैं, मसूड़ों। और ये क्या होता है, नीचे गर्द में लगे होते हैं। ऊपरी परत इनेमल की होती है, सफ़ेद रंग की परत, जिसे सफ़ेद रंग की परत होती है। दूसरा जो भाग होता है वो डेंटिन का होता है। और तीसरा भाग जो होता है, जो इनेमल डेंटिन के बाद तीसरा वो ब्लड वेसल्स का होता है, जिनमें रुधिर वाहिनियाँ पाई जाती है, जहाँ पे रक्त की मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों ये हम दांतों के बारे में पढ़ते हैं। तो दांतों को भोजन में हमें पचाने में सहायता इतनी होती है कि ये भोजन को तोड़ने में उनको सहायता प्रदान करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे दांतों के बारे में पढ़ना। दांत के जस्ट बाद हम ग्रसनी को पढ़ेंगे। जैसे कि बोर्ड पे दिख रहा होगा, जैसे कि ये हमारा मुख है और इस मुख के बाद जो है यहाँ पे हमने मानव दांत को पढ़े। ठीक है, मानव दांत को पढ़ने के बाद उसके बाद हमारा जो आगे वाला भाग जो होता है, जो एसोफेगस के ऊपर और माउथ कैविटी के नीचे वाला भाग जो होता है वो फेरिंक्स होता है, जैसे हम ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी जो है वो सबसे मेन पार्ट जो है उसके अंदर आता है, क्योंकि ट्रेकिया और एसोफेगस दोनों को कंट्रोल करने वाला जो है भाग है वो फेरिंक्स होता है, ग्रसनी। देखो माउथ कैविटी एंड एसोफेगस के मध्य का जो भाग होता है इसे क्या कहते हैं हम, ग्रसनी कहते हैं या फेरिंक्स कहते हैं। दूसरा मैंने लिखा ये मसल्स यानी मांसपेशियों से बना होता है। फिर मैंने लिखा कि इसकी लंबाई जो है 12 से 13 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ की जो लंबाई होती है, ये जो लंबाई है ये 12 से 13 सेंटीमीटर के मध्य होती है। सबसे ज़रूरी बात दोस्तों ये है कि फेरिंक्स ही है जो रेस्पिरेशन और डाइजेशन दोनों में सहायता करता है। यानी कि जब हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, उस टाइम जो डाइजेशन वाला जो पाइप है वो बंद हो जाता है। जब हम डाइजेशन करते हैं तो उस टाइम ट्रैकिया यानी कि श्वास नली वाला पाइप बंद हो जाता है, और ये इसका सबसे मुख्य उपयोग है। इसके अंदर एक एपिग्लोटिस नाम का एक वाल्व पाया जाता है, जो कि इस प्रकार से होता है दोस्तों। देखो मैं कुछ बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो ये इस प्रकार से दो पाइप होती है, जैसे एक पाइप जो होती है वो तो हमारी ट्रेकिया श्वास नली की होती है, और सेकंड जो पाइप जो होती है हमारी वो होती है आहार नाल, जिसे हम एसोफेगस कहेंगे आगे। इसके ऊपर एक वाल्व पाया जाता है इस प्रकार से। ये वाल्व क्या करता है, जब हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, तो ये वाल्व क्या करता है, इसको ऐसे कंट्रोल करता है कि हम सिर्फ श्वसन ही कर सकते हैं, आहार नाल भोजन वाला पाइप उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। यानी कि श्वास लेते समय जो आहार नाल का पाइप है वो बंद हो जाता है, तो श्वास जो है वो सिर्फ श्वास नली में ही जाता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उस टाइम ये एपिग्लोटिस जो वाल्व है, वाल्व ट्रोकिया एंड एसोफेगस को कंट्रोल में रखता है। ठीक, यानी कि जब हम श्वास लेते हैं तो उस टाइम क्या होगा, जो एसोफेगस है वो हमारा बंद हो जाता है, और जब हम श्वास लेते हैं तो एसोफेगस बंद, और जब भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारा जो ट्रैकिया है ये वाल्व बंद हो जाता है। प्रकृति के द्वारा शरीर को इस प्रकार से डेवलप किया गया है कि इसके अंदर किसी प्रकार की त्रुटि हमें देखने को नहीं मिलती है। यानी इतना अद्भुत बनाया गया है, इसमें किसी प्रकार का अपडेट नहीं आता। जैसे हम अगर मोबाइल सीरीज़ अगर या कंप्यूटर सीरीज़ की या टेक्नोलॉजी डिपार्ट ऑटोमोबाइल्स के अंदर देखते हैं, डेली नए अपडेट्स आते हैं। एक मॉडल पुराना तो नए अपडेट में हमें कुछ नया देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों जिस समय मनुष्य इंसान की जीवन की उत्पत्ति हुई हज़ारों लाखों साल पहले, उस समय से लेके आज तक मनुष्य जैसा था वैसा ही है, और उसके अंदर किसी प्रकार के अपडेट हमें देखने को नहीं मिलते हैं। और उसके बावजूद भी ये एकदम परफेक्ट है, इसमें किसी प्रकार की समस्या हमें देखने को नहीं मिलती है। तो एपिग्लोटिस क्या होता है, वो पार्ट होता है जो इसमें सबसे, जैसा कि आपको डिस्प्ले में दिख रहा है, इसमें आप देख रहे हो कि एपिग्लोटिस क्या करता है, इन दोनों के बीच में कंट्रोल रखता है। तो देखो तो दोस्तों नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं एसोफेगस। हमने सबसे पहले माउथ कैविटी को पढ़ा, इसके बारे में जाना। माउथ कैविटी के बाद में हमने दांतों के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद हमने फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी के बारे में पढ़ लिया, और उसके आगे वाला जो पार्ट है वो एसोफेगस।
जिसे हम ग्रास नली भी कहते हैं या ग्रसिका भी कह सकते हैं। देखो दोस्तों, इसमें मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि फेरिंक्स का जो अगला भाग जो होता है, यानी ग्रसनिका का जो अगला भाग होता है एसोफेगस होता है। फिर मैं लिखा कि एसोफेगस की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, यानी कि 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। यह एक संकरी पेशीय नली होती है जो कि फेरिंक्स से शुरू होती है और हृदय श्वास नली से पीछे से होते हुए कहाँ आके जुड़ती है, आमाशय के ऊपरी भाग में जुड़ती है। ठीक है, और वहाँ पे हम एक नाम और पढ़ेंगे, डुओडेनम। ठीक है, वो आगे आएगा। उसके बाद देखो कि एसोफेगस का जो इंटरनल वाल है, यानी कि एसोफेगस के आंतरिक जो भित्ति होती है, आंतरिक भित्ति के अंदर क्या होता है, श्लेष्मिका संयोजी ऊतक से निर्मित होता है, जिसमें रुधिर वाहिनियाँ, कोलेजन तंतु आदि पाए जाते हैं। तो देखो दोस्तों, ये तो था हमारा एसोफेगस। ठीक, अब हम आगे पढ़ेंगे एसोफेगस के आगे वाला पार्ट। तो देखो दोस्तों, एसोफेगस के बाद हम स्टोमक को पढ़ेंगे, यानी कि आमाशय को। जैसा कि डायग्राम में है, ये हमारा एसोफेगस यानी कि ग्रास नली है, और उसके आगे वाला भाग जो क्या होता है, आमाशय होता है। इसमें मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं। आमाशय जो होता है वो हमारी उदर गुहा के डायफ्राम के नीचे स्थित होता है, उदर गुहा के बाईं ओर डायफ्राम के नीचे स्थित होता है, और जो कि एक थैले के समान संरचना होती है। किसके बारे में बात हो रही है दोस्तों, ये आमाशय के बारे में बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हम 3 प्रकार के भाग पढ़ेंगे। जैसे कि अगर मैं इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, तो आमाशय जो होता है वो हमारा इस प्रकार का भाग होता है। इसका एक डायग्राम आपको डिस्प्ले में भी दिख रहा होगा। ये जो भाग होता है दोस्तों, इसे कहा जाता है कार्डियक पार्ट, यानी कि फंडस क्षेत्र। और यह ग्रास नली किसकी बात हो रही है, एसोफेगस की, अर्थात एसोफेगस का अंतिम भाग और आमाशय, एसोफेगस यानी कि जो ऊपर से जो इसमें नली आ रही है उसका अंतिम भाग होता है, आमाशय का प्रारंभिक भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्डियक पार्ट यानी कि फंडस क्षेत्र कहते हैं। और क्या लिखा, यह ग्रास नली अर्थात एसोफेगस का अंतिम भाग व स्टोमक यानी कि आमाशय का प्रारंभिक भाग होता है। उसके बाद दोस्तों क्या है, इसका मिड पॉइंट, ये वाला जो भाग है इसका 80%, जिसे हम क्या कहते हैं, फंडस पार्ट यानी फंडस भाग या फंडस क्षेत्र जिसे कहते हैं। यह आमाशय के अधिकांश पार्ट का या अधिकांश भाग का निर्माण करता है, जो कि लगभग 80% होता है। और यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स और एंजाइम्स स्रावित होते हैं, जो कि भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करते हैं। इसका तीसरा जो पार्ट होता है वो इस भाग को कहा जाता है, जहाँ पे ये पार्ट खत्म होता है, यानी कि आमाशय की आंतरिक स्थिति होती है और छोटी आंत की जो क्या होती है, प्रारंभिक स्थिति। तो इसमें हम लिखते हैं जठरान्य भाग, यह आमाशय का अंतिम भाग होता है। जिस स्थान पर यह रुकता है वहाँ पे एक अवरोधनी यानी कि एक वाल्व भी पाया जाता है, और ये वाल्व का कार्य क्या करता है, जो भोजन आ रहा है, यहाँ बात हो रही है बच्चों, यहाँ पे यानी कि जो भोजन यहाँ से इस प्रकार आता है उसको वापस जाने से रोकता है, और उस वाल्व का नाम क्या है, फाइलोरिक स्फिंक्टर कहा जाता है, या इसको जठरा निर्गमी अवरोधनी भी कहा जाता है। हिंदी में इसको जठरा निर्गमी अवरोधनी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको फाइलोरिक स्फिंक्टर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसका कार्य क्या होता है, ये भोजन को दूसरी दिशा में जाने से रोकता है। आगे देखो, अब दोस्तों इसका जो अंतिम भाग होता है, जब ये छोटी आंत को हम पढ़ेंगे, इसका आगे वाला पार्ट हम छोटी आंत को पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रारंभिक भाग और आमाशय का जो अंतिम भाग होता है, वहाँ पे एक ग्रहणी यानी कि एक पार्ट होता है, इस यू नलिकाकार का होता है, जो इसकी बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ नीचे स्थित होता है, जिसे डुओडेनम कहा जाता है। और यही वो भाग होता है जहाँ पर क्या होता है, अग्नाशय और पित्ताशय जो जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे छोटी आंत। अब देखो दोस्तों, स्टोमक में हम थोड़ा और पढ़ेंगे। आमाशय की जो आंतरिक भित्ति है उसके अंदर कुछ ग्रंथियां पाई जाती है, और उसमें नलिकाकार ग्रंथियां पाई जाती है, जिसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 प्रकार की ग्रंथियां पढ़ेंगे, एक तो जठरीय ग्रंथि और एक जठर निगम ग्रंथि। एक दोस्तों जठर ग्रंथियाँ जो होती है अम्लीय रस स्त्राव होती है। और बच्चों, हम अगर सीधा सा मतलब ये देखें कि जो हमारा
आमाशय जो होता है उसके अंदर ज़्यादातर अम्लीय रस का ही स्त्राव होता है। छोटी क्लासों में हम यही पढ़ते हैं, छोटी कक्षाओं में हम यही पढ़ते हैं कि जो आमाशय होता है वो अम्लीय रस का स्त्राव करता है। ठीक है, तो जठर ग्रंथियाँ जो होती है वो अम्लीय रस का स्त्राव करती है, और इसमें 2 प्रकार की हम कोशिकाएं पढ़ेंगे दोस्तों। एक तो पढ़ेंगे जैमोजन कोशिकाएं, और दूसरी पढ़ेंगे हम अम्लजन सेल, यानी कि जैमोजन सेल और अम्लजन सेल। जैमोजन जो सेल होती है वो पेप्सिनोजन का स्त्राव करती है, और जो अम्लजन होती है वो किसका, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl एसिड का स्त्राव करती है। तो ये तो था दोस्तों हमारा स्टोमक यानी कि आमाशय, जिसके बारे में हमने कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे छोटी आंत को यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो दोस्तों, उसके बाद हम स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ेंगे, छोटी आंत की, है ना। अगर हम डायग्राम को देखते हैं तो डायग्राम में क्या है, ये हमारा स्टोमक है, आमाशय है, और आमाशय के जस्ट आगे वाला जो भाग है जो इसके पीछे से छोटी आंत में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, पाइलोरिक पार्ट, जिसका जो लास्ट पार्ट हमने आमाशय के अंदर भी जस्ट पढ़ा था कि इसके अंदर 3 पार्ट हमने पढ़े थे। ठीक है, फंडस पार्ट और वगैरह 3, पाइलोरिक पार्ट इसका लास्ट पार्ट था। पाइलोरिक पार्ट के बाद इसका जो आगे वाला भाग जो खुलता है वो किसमें खुलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में। और दोस्तों जीवित अवस्था में इसकी लंबाई लगभग 3 मीटर तक होती है। कितनी होती है दोस्तों, 3 मीटर। अब देखो, इसका अगर भाग लगभग 25 सेंटीमीटर होता है जो यू कार का होता है। हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी दोस्तों कि आमाशय के अंदर, आमाशय के नीचे वाले भाग में और जहाँ से छोटी आंत शुरू होती है जिस उसके ऊपर वाले भाग पे एक यू आकार की संरचना होती है जिसे डुओडेनम कहा जाता है ना। इसका अगर भाग 25 सेंटीमीटर होता है जो यू आकार का होता है, यू आकार की संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है, डुओडेनम कहा जाता है। इंग्लिश में, हिंदी में इसको ग्रहणी कहा जाता है। और ये वही भाग है दोस्तों जहाँ पर अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर द्वारा जो जूस हैं जो छोड़े जाते हैं। यानी कि डुओडेनम में ही गॉल ब्लैडर द्वारा पित्त लवण और पैनक्रियाज द्वारा जो जूस है वो अग्नाशयी रस में छोड़े जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा जो पार्ट है वो लगभग 1.75 यानी 1.75 मीटर लंबा होता है, जिसे क्षुद्रांत कहा जाता है। इसमें सबसे दोस्तों ज़रूरी बात यह है कि इसका जो आगे वाला पार्ट जो होता है उसे डुओडेनम कहा जाता है, और इसके अंदर अग्नाशयी रस और जो पित्ताशय द्वारा जो पित्त लवण छोड़े जाते हैं वो इस डुओडेनम के अंदर छोड़े जाते हैं। अब देखो दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हम 2-3 टॉपिक और पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर श्लेष्मिका के वलनों पर 1 mm अंगुली के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं जिसे विली, सूक्ष्मांकुर, रसांकुर या फिर दीर्घरोम कहा जाता है। दोस्तों ये वही दीर्घरोम है जो भोजन के अंदर से मुख्य घटकों को अवशोषित करते हैं। सूक्ष्म रसांकुर का डायग्राम आपको डिस्प्ले पे दिख ही रहा होगा कैसा होता है। अगर हम देखें तो ये जो रसांकुर होता है कुछ इस प्रकार अंगुली के समान प्रवर्ध होते हैं, और इन प्रवर्ध के अंदर क्या पाए जाते हैं, धमनी और सिराएं जो होती है ब्लड वेसल्स पाई जाती है इस प्रकार से। यानी कि इनके अंदर कलरफुल मैं बना के दिखाता हूँ आपको दोस्तों कि ये इस प्रकार से ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। और ये जो रसांकुर जो है ये क्या करते हैं, भोजन के मुख्य घटकों को अवशोषित करते हैं, जिसकी प्रोसेस हम इन अंगों के बारे में जान रहे हैं कि माउथ कैविटी क्या है, इसोफेगस क्या है, फेरिंक्स क्या है, स्टोमक क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, ये सब के बारे में हम जान रहे हैं। उसके बाद हम इसकी क्रिया विधि को पढ़ेंगे, प्रोसेस को पढ़ेंगे किस प्रकार से पढ़ते हैं। तो उसमें हम ये जानेंगे कि रसांकुर जो होते हैं, दीर्घरोम जो होते हैं, इनके ऊपर क्या कहते हैं, एक वलन पाए जाते हैं, और ये भोजन के मुख्य घटकों को क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करके क्या कर देते हैं, ब्लड के अंदर इसको मिला देते हैं, और यही तो हम पाचन कहते हैं। अगला इसमें लिखा है कि इसमें लैक्टल वेसल्स यानी स्तन्य केशिकाएं, लसिका केशिकाएं व चिकनी केशिकाएं पाई जाती है, और ये वही केशिकाएं हैं जिनके अंदर भोजन के पाचन में, भोजन के अवशोषण में इनका बहुत योगदान होता है। फिर होता है रसांकुर यानी कि विली की बात हो रही है कि प्रत्येक उपकला कोशिका पर 1 माइक्रोमीटर लंबे लगभग 1000 से भी ज़्यादा माइक्रोविली यानी सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, ये इन्हीं के अंदर पाए जाते हैं, रसांकुर की प्रत्येक उपकला कोशिका पर।
रसांकुल की प्रत्येक उपकला कोशिका पर यानी कि विली के ऊपर ये जो पाए जाते हैं उपकला कोशिका पर लगभग 1 माइक्रोमीटर लंबे 1000 से भी ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, माइक्रोविली पाए जाते हैं। और ये भी क्या करते हैं, भोजन के घटकों को अवशोषित करते हैं और उनको अवशोषित करके ब्लड के अंदर मिला देते हैं। तो देखो बच्चों, इस प्रकार से सप्लाई जाती है और ये क्या करते हैं, जैसे इनके जो फूड पार्टिकल्स इनके जैसे संपर्क में आते हैं तो ये क्या करते हैं, उनको अवशोषित करते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं और इनको क्या करते हैं, ब्लड के अंदर मिला देते हैं और यही काम इनका चलता है। तो दोस्तों ये तो था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि क्षुद्रांत्र। इसके बाद हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत्र या बृहदांत्र जिसको कहा जाता है। हम अभी फ़िलहाल इन पार्ट्स को पढ़ रहे हैं। हमने ये कहा था कि इन पार्ट्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या क्या इनमें पाया जाता है और कौन सी प्रोसेस होती है। अभी हमारी जो प्रोसेस है क्रियाविधि वो बाकी है, जो कि हम रेक्टम या एनस के बाद पढ़ने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हम लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत यानी कि क्षुद्रांत्र के बाद हम बड़ी आंत को पढ़ रहे हैं। देखो दोस्तों, अगर हम इसका डायग्राम देखें तो डिस्प्ले पे आपको दिख ही रहा होगा, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको एक डायग्राम बता देता हूँ। जैसे कि हमारी जो ये जो आंत होती है जिसको बड़ी आंत कहा जाता है, कुछ इस प्रकार की, इसका एक भाग तो होता है ये जिसे हम एनस कहेंगे यानी कि गुदा द्वार कहेंगे। ये जो पार्ट होता है दोस्तों, इसको हम कहेंगे रेक्टम यानी कि मलाशय कहेंगे। और ये वाला पूरा पार्ट स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, और एक ये पार्ट पाया जाता है अंगुली के समान, लगभग 1 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है और 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, जिसे परिशेषिका यानी कि अपेंडिक्स कहा जाता है। पुराने समय में सेल्यूलोज के पाचन के लिए यानी अपेंडिक्स का इस्तेमाल होता था, लेकिन फिलहाल इसका कोई उपयोग नहीं होता। भोजन के पाचन में अपेंडिक्स का किसी प्रकार का योगदान नहीं। तो देखो कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम करते हैं। आहार नाल का जो अंतिम भाग जो होता है, आहार नाल यानी कि जो शुरू से लेके फेरिंक्स से लेके एनस की बात कर रहे हैं, तो आहार नाल का अंतिम भाग कोलोन यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन कहता है। इसका व्यास स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा। देखो दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती है और वो भी एक जाड़ के रूप में पाई जाती है जिसकी लंबाई काफ़ी होती है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, हम बड़ी आंत की बात कर रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन जिसे कोलोन भी कहा जाता है। इसके आगे वाला भाग रेक्टम यानी कि जो हमने बड़ी लिया जिसको हम मलाशय कहते हैं, उसके 50 लास्ट पार्ट जो होता है वो एनस होता है जिसको हम गुदा द्वार कहते हैं। कोलोन के दूसरी ओर एक पार्ट और पाया जाता है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स जो होता है जिसे परिशेषिका कहा जाता है और भोजन के पाचन में इसका किसी प्रकार का योगदान नहीं होता है। अब देखो दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक और पार्ट, एक वाल्व पाया जाता है। तो डायग्राम में आप दिखा देता हूँ, यानी कि इसके सेंटर में ये जो एक नेट बनता है, एक जाल बनता है, तो वो जाल बनता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, छोटी आंत का, और ये जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। तो छोटी आंत और बड़ी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक वाल्व पाया जाता है और वो वाल्व क्या करता है, अवरोधनी का कार्य करता है। यानी कि छोटी आंत से जो भोजन यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भोजन बड़ी आंत में जाता है उसको रोकने का काम कौन करता है, ये वाल्व करता है। तो ये था बच्चों हमारे लगभग छोटे छोटे पार्ट जिनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। हमने मुख से शुरू किया था, माउथ कैविटी को पढ़ा, हमने फेरिंग्स यानी ग्रसनी के बारे में पढ़ा, हमने एसोफेगस यानी ग्रास नली के बारे में पढ़ा, हमने आमाशय स्टोमिक के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत के बारे में पढ़ा, और हमारा लास्ट पार्ट हमने किसके बारे में पढ़ा, बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के पढ़ा। इसके बाद हम कुछ अलग विषयों पर बात करेंगे, जैसे कि यकृत, लीवर का क्या कार्य है, पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय का क्या कार्य है, गॉल ब्लैडर इसका क्या कार्य है। तो ये बच्चों हम नेक्स्ट पढ़ने वाले। तो देखो दोस्तों, अब हम पाचन अंग जो है उसके अलावा कुछ और अंग पाए जाते हैं, जैसे कि गॉल ब्लैडर है, पित्ताशय, लीवर, यकृत, पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। अब इनमें से कभी वजन होकर नहीं गुजरता है, ना ही इनमें कोई रुकता है, लेकिन इनका बहुत योगदान होता है जिनको हम पढ़ने वाले। तो जिसमें हमने सबसे पहले लीवर को चुना, यकृत,
इसमें मैं लिखा यह मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचन ग्रंथियों में से एक है। और उसके बाद हम अग्नाशय यानी पैनक्रियाज को पढ़ेंगे। अग्नाशय जो अग्नाशय रस छोड़ते हैं उसको पढ़ेंगे। तो वो भी क्या होता है, पाचन ग्रंथियों में से। और इनका निर्माण जो होता है भ्रूण की एंडोडर्म से होता है, ठीक। और ये लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर, बच्चों डिस्प्ले पे आपको इसका डायग्राम दिख रहा होगा। और ये लगभग ऐसी होती है, जिसको हम कह सकते हैं इस प्रकार से। और इसके निचले भाग में क्या पाया जाता है, गाल ब्लैडर पाया जाता है। इसका जो आकार है वो लोग 15 से 22 सेंटीमीटर तक होता है। और इस स्वस्थ मनुष्य में इसका जो वजन होता है वो 1.2 kg से 1.5 kg यानी कि 1.2 kg से 1.5 kg तक होता है। ये कहाँ पाई जाती है, डायफ्राम के दाईं ओर, यानी कि हमारे फेफड़ों के नीचे जो डायफ्राम है उसके दाईं ओर क्या पाया जाता है, लीवर से यानी यकृत पाया जाता है। इसके दोस्तों 2 लोब्स पाई जाती है, एक दाईं पाली और एक बाईं पाली। इसके अलावा इसके 2 और भाग पाए जाते हैं जिसे क्वाड्रेट और कोडेट कहा जाता है। हमने लिखा है कि इसकी 2 पालियाँ होती है, ठीक है। उसके अतिरिक्त 2 और लोब्स, 2 और पालियाँ होती है जिसे क्वाड्रेट और कोडेट कहा जाता है। दाईं तरफ के नीचे थैलेनुमा संरचना होती है दोस्तों। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं गाल ब्लैडर की, यानी कि पित्ताशय की बात कर रहे हैं। पित्त की जो थैली है इसकी बात कर रहे हैं। कहाँ पाई जाती है, लीवर के जस्ट नीचे पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, गॉल ब्लैडर कहा जाता है। लीवर के द्वारा, लीवर सेल द्वारा हल्के पीले क्षारीय रस छोड़े जाते हैं, जिसे बाइल या पित्त कहा जाता है। यानी कि ये जो यकृत होता है, इस यकृत के नीचे क्या पाया जाता है, यकृत जो होता है लीवर, इसके द्वारा यकृत कोशिकाएं होती है। और ये यकृत कोशिकाएं क्या करती है, एक रस छोड़ती है जिसे बाइल जूस कहा जा सकता है। और ये बाइल जूस कहाँ इकट्ठा हो जाता है, पित्त की थैली यानी पित्त लवण जो गाल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। तो दोस्तों ये हमने पढ़े यकृत के कुछ कार्य, यकृत के कुछ भाग। अब हम पढ़ेंगे यकृत के कार्य। तो चलो देखते हैं। तो दोस्तों हमने लीवर के पार्ट्स पढ़ लिए थे। लीवर्स के हमने 2 पार्ट्स पढ़े थे, जैसे कि कोडेट और क्वाडेट को पढ़ा था, 2 पालियाँ पढ़ी थी। इसके बाद हम इसके वर्क पढ़ेंगे कि क्या क्या कार्य है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि यकृत का सबसे जो मेन कार्य है वो बाइल जूस का निर्माण करता है, यानी कि पित्त लवण का निर्माण करना सबसे ज़रूरी कार्य यकृत का होता है। क्योंकि ये जो बाइल जूस है अगर ये नहीं बनाएगा तो जो गाल ब्लैडर है वो उसको ड्यूोडेनम इसको नहीं छोड़ेगा। और ड्यूोडेनम में अगर बाइल जूस जाता है उसके बाद ही क्या होता है, पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। बाइल जो होता है वो हल्के पीले रंग का होता है। तो बाइल जूस जो है वो हल्के पीले रंग का क्षारीय पदार्थ होता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखो, इसमें लिखा है कि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल और लेसिटिन जैसे पदार्थों की मात्रा पाई जाती है, जो कि भोजन के पाचन में अपनी भूमिका निभाते हैं। उसके बाद बाइल जूस में सोडियम बाइकार्बोनेट व ग्लाइकोलेट जैसे लवण भी पाए जाते हैं। बाइल जूस में बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन जैसे पदार्थ भी पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे ज़रूरी बात दोस्तों ये है कि जो हीमोग्लोबिन का जो विखंडन होता है, जब ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन जब टूटते हैं तो क्या बनते हैं, पित्तवर्णक बनते हैं। इसमें लिखा है कि पित्तवर्णक हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनते हैं। बाइल जूस फैट को यानी वसा को स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर देती है। इसका मतलब ये है कि जो पित्त लवण जो होता है, जो बाइल जूस होता है, भोजन के पाचन में वसा जो होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। उसको तोड़ने के लिए गाल ब्लैडर द्वारा क्या किया जाता है, बाइल जूस छोड़ा जाता है। और ये बाइल जूस क्या करता है, वसा को यानी कि फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देती है, ताकि भोजन को पाचन करने में सहायता हो सके। जब हमने रसांकुर को पढ़ा था, यानी कि हमने विली को पढ़ा था, तो विली की स्ट्रक्चर हमने इस प्रकार से बनाई थी, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती है। तो रसांकुर क्या करते हैं, अगर बाइल जूस अगर फैट को नहीं तोड़ेगा, ग्रुप में डिवाइड नहीं करेगा, छोटी छोटी बूंदों में डिवाइड नहीं करेगा, तो जो विली होते हैं यानी जो रसांकुर दीर्घोम जो होते हैं वो उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए क्या होता है, बाइल जूस उनको तोड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। बाइल जूस के द्वारा फैट को या फैटी एसिड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया को इमल्सिफिकेशन कहा जाता है, यानी कि पाइसीकरण कहा जाता है। इसमें लिखा है कि इसको इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। और ये ज़रूरी होता है दोस्तों, अगर बाइल जूस भोजन की प्रकृति को अम्लीय कर देते हैं तो ही क्या होता है, अग्नाशय जो रस जो होते हैं, जो पैनक्रियाज क्या करते हैं, पैनक्रियाटिक जूस छोड़ते हैं, जो क्या कर सकते हैं, एंजाइम की क्रिया कर सकते हैं। ये तभी संभव होता है जब बाइल जूस क्या होता है, हम इसकी भोजन की प्रकृति को क्या कर देते हैं, अम्लीय कर देते हैं। और ये पैनक्रियाज जूस क्या करेंगे,
एक रस को छोड़ेंगे जो एंजाइम की क्रिया कर सके। तो दोस्तों ये थे लीवर के मुख्य छोटे छोटे कार्य। हमने लीवर को पढ़ लिया, आगे हम पढ़ेंगे गॉल ब्लैडर को। दोस्तों गॉल ब्लैडर जो होता है यानी कि पित्ताशय की बात हो रही है, और ये जो पित्ताशय होता है ये लीवर के जस्ट नीचे थैलीनुमा संरचना में पाया जाता है, और इसकी हमने चर्चा पहले लीवर के अंदर कर ली है, लेकिन फिर भी जब पार्ट्स पढ़ रहे हैं तो गॉल ब्लैडर के बाद थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। गॉल ब्लैडर जो क्या होता है, पित्त थैली या पित्त की थैली जिसको बोल सकते हैं, और ये हल्के पीले रंग का क्षारीय पदार्थ बनाता है। कैसे बनता है? लीवर के द्वारा लीवर सेल जो होती है एक केमिकल्स छोड़ते हैं जिनके द्वारा जो पित्त थैली के अंदर यानी कि गॉल ब्लैडर के अंदर संचित होते जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, ये गॉल ब्लैडर उसको स्टोर कर लेता है, जिसे गॉल ब्लैडर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। गॉल ब्लैडर के बारे में चर्चा की थी, यानी कि पित्त की थैली या बाइल जूस जिसे निकलता है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। अब हम पढ़ेंगे पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। और अग्नाशय जो है यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथियों में से एक है, जिसे पैनक्रियाज कहा जाता है। सबसे पहले हमने लीवर को पढ़ा था, जो कि मानव शरीर की सबसे पहली वो ग्रंथि है, पाचन ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथियों में से एक मानी जाती है, जिसको हमने लीवर में पढ़ा था। और उसका निर्माण भी क्या होता है, भ्रूण के एंडोडर्म से होता है। इसमें दूसरी लाइन लिखा है, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह डुओडेनम यानी ग्रहणी के पास पाई जाती है। देखो दोस्तों, हमने एक से होता है तो भ्रूण का एंडोडर्म से, इसका भी इससे तात्पर्य है कि लीवर का भी जो होता है उसका निर्माण जो है भ्रूण की एंडोडर्म से होता है, लेकिन जो पैनक्रियाज है इसका निर्माण भी किससे होता है, भ्रूण की एंडोडर्म से होता है। इसके अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक तो है एसिनाई सेल्स और दूसरी है लैंगर सेल्स द्वीपिकाएं। दो प्रकार के सेल होते हैं और उनमें अलग अलग प्रकार के जो जूस हैं, हार्मोन्स हैं, वो निकलते हैं। जैसे कि एसिनाई के अंदर इनके द्वारा अग्नाशयी रस यानी पैनक्रियाटिक जूस निकलते हैं। कौन से जूस निकलते हैं दोस्तों? पैनक्रियाटिक जूस, अग्नाशयी रस छोड़े जाते हैं। किसके द्वारा? एसिनाई सेल जो होती है उनके द्वारा। दूसरा पढ़ते हैं लैंगरहैंस आइसलेट्स। तो लैंगरहैंस आइसलेट्स जो है इसमें लिखा है, ये 3 प्रकार के अंतःस्रावी कोशिका समूह से बने होते हैं जो अलग अलग प्रकार के हार्मोन निकालते हैं, जिसमें अल्फा, बीटा और डेल्टा और गामा। ये 3 प्रकार के, अल्फा सेल जो कि ग्लूकागोन हार्मोन निकालती है दोस्तों, उसके बाद है बीटा सेल जो कि इंसुलिन हार्मोन है, और तीसरा जो है डेल्टा और गामा जो कि सोमेटोस्टेटिन और गेस्टिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स निकालती है। तो ये दोस्तों हम पढ़े पैनक्रियाज यानी अग्नाशय के बारे में। तो दोस्तों हमने लगभग पाचन के जितने भी अंग हैं, चाहे वो माउथ कैविटी हो, फेरिंग्स हो या एसोफेगस हो या फिर वो लीवर हो, गॉल ब्लैडर हो, पैनक्रियाज हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो, स्टोमक हो, परिसेसिका यानी कि अपेंडिक्स हो, एनस हो, रेक्टम हो, इन सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लिया। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों क्रियाविधि कि किस प्रकार से जो भोजन की पाचन की प्रक्रिया होती है और किस प्रकार से जो मानव है वो भोजन को पचता है। शुरुआत की वीडियो में जब हमने वीडियो को शुरू किया था तो हमने ये समझ लिया था कि मुख्य प्रोसेस क्या होती है कि भोजन को जो ग्रहण किया जाता है, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उस भोजन के अंदर भोजन के कुछ मुख्य घटक पाए जाते हैं। भोजन के अंदर कुछ मुख्य घटक पाए जाते हैं और उन भोजन के मुख्य घटकों को दीर्घरोम यानी रसंकुर या फिर उसको विली कह दीजिए के द्वारा क्या कर लिया जाता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, और वो क्या करती है, विली यानी कि जो रसांकुर या दीर्घरोम जो कहा जाता है वो क्या करती है, उनके अंदर ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, जिनकी मैंने कई बार चर्चा कर दी, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। और वो ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, इनकी तह के वलनों के ऊपर क्या पाए जाते हैं, जो भोजन के घटक होते हैं उनको ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और उनको ब्लड सप्लाई के अंदर मिला देते हैं। ब्लड सप्लाई के अंदर मिलाने के बाद ब्लड जो है उसको पूरी बॉडी में पंप कर देते हैं और इसे क्या कहते हैं, डाइजेशन यानी कि पाचन। इसकी प्रोसेस अब हम स्टेप टू स्टेप पढ़ने वाले। तो देखो दोस्तों अब क्या होती है, पाचन की क्रियाविधि शुरू हो जाती है। पाचन की क्रियाविधि के अंदर यानी डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो माउथ कैविटी से शुरू होती है, जो हमने पहले चर्चा कर ली है। प्रोसेस के अंदर क्या होता है, अक्सर हम देखते हैं कि भोजन का निवाला
या भोजन का जो विभाग होता है उसको हम मुख के अंदर रखते हैं। तो जब भोजन को मुख के अंदर रखा जाता है तो दांतों के द्वारा भोजन को चबाया जाता है, जिसके अंदर सर्वाधिक योगदान यानी कि दांतों में मुख्यतः मोलर्स एंड प्री मोलर्स जो हमारे दांत होते हैं, टीथ होते हैं, उनका सबसे ज़्यादा योगदान होता है। अगले वाले जो दांत है जैसे कैनेज और जो सीजर्स जो हैं उनका उपयोग कम होता है, क्योंकि वो भोजन को पकड़ने में और भोजन को चीरने फाड़ने में सर्वाधिक इस्तेमाल होता है। लेकिन मुख्य तौर पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है मोलर्स यानी कि चर्णक और प्रीमोलर्स, अग्रचर्णक और चवर्णक, इन मुख्य दांतों का इस्तेमाल हुआ था। फिर लिखा है कि भोजन के अंदर बोलस का निर्माण होता है। बोलस का मतलब होता है कि यहाँ पे जो भोजन है उसकी छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में बना दिया जाता है। बोलस नेवाला जो है उसको कहा जाता है। भोजन के अंदर सैलाइवरी ग्लैंड, हमने माउथ के अंदर देखा था कि 2 से 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, और वो लार ग्रंथियाँ क्या कर देती है बच्चों, भोजन में लार मिलाने के बाद भोजन की प्रकृति को अम्लीय कर देती है। तो सैलाइवरी ग्लैंड यानी कि जो लार ग्रंथियाँ जो होती है सैलाइवा यानी कि लार का स्त्रावण करती है और भोजन के अंदर मिला दी जाती है। उसके पश्चात क्या होता है, देखो दोस्तों, भोजन के पीएच मान लार का जो पीएच मान होता है उस कितना होता है 6 से 8, ये इसका क्या होता है पीएच मान होता है 6.8। लार में एमिलेज एंजाइम पाया जाता है जो कि भोजन की प्रकृति को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अम्लीय कर देता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन में क्या करता है दोस्तों, सहायता करता है। बच्चों, भोजन के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के घटक पाए जाते हैं, चाहे वो वसा हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट हो सकती है। उसमें लिखा भी है कि लार एमिलेज जो है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है। यानी कि जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं अगर उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है तो कार्बोहाइड्रेट भोजन के अंदर जितने भी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का जो घटक पाया जाता है उसको पचाने में एमिलेज एंजाइम जो अपना कार्य शुरू कर देता है। फिर लिखा है कि स्टार्च अणु यानी कि जो पॉलीसेकेराइड होता है एमिलेज एंजाइम की उपस्थिति में जिसका पीएच मान 6 से 7 होता है वो किस में बदल जाता है, डेक्स्ट्रिन और माल्टोज में बदल जाता है, जो कि एक प्रकार का क्या है बच्चों, डाइसेकेराइड है। तो ये प्रक्रिया कहाँ होती है, माउथ के अंदर, मुख के अंदर होती है, माउथ कैविटी के अंदर। इसके अलावा जो हमारी जीवा है, टोंग जो होता है जिसके अंदर स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है। दोस्तों, स्वाद का काम, जीवा का काम यानी कि हमारी टोंग जो होती है उसका मुख्य काम सिर्फ भोजन को उलटना पलटना ही होता है, या फिर क्या होता है, भोजन जो या तो मोलर्स के नीचे होता है या प्री मोलर्स के नीचे होता है उनको उलटना और पलटना होता है, या फिर भोजन के अंदर पाए जाने वाले अम्लीय पदार्थ या क्षारीय पदार्थों का टेस्ट करने के लिए हमारी जीभ काम में आती है, जिसके अंदर स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है, जिसके बारे में हम एक अलग सी वीडियो बनाएंगे बच्चों, कोशिश करेंगे कि वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये जानेंगे कि जो हमारी जीभ होती है उस जीभ के अंदर कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है, कहाँ पर नमकीन, मीठा, खट्टा, कड़वा, तीखा इत्यादि चीज़ों का ज्ञान होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी जीभ के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो ये था हमारे माउथ कैविटी यानी कि मुख गुहा के अंदर जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो होती है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, भोजन जो है माउथ के बाद कहाँ चला जाता है, जो भोजन हम माउथ के अंदर से यानी कि जो मुख के अंदर होता है वो अब चला जाता है फेरिंग्स में। हम पढ़ेंगे कि फेरिंग्स में किस प्रकार से भोजन में पाचन होता है। तो देखो बच्चों, तो दोस्तों अभी हमने थोड़ी देर पहले मुख में पाचन यानी डाइजेशन इन माउथ कैविटी पढ़ा था। उसमें हमने जाना कि लार का स्त्रावण जो होता है जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता में करता है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं स्टोमक यानी कि आमाशय में पाचन। किस प्रकार से आमाशय में पाचन की प्रक्रिया होती है और आमाशय के अंदर क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आमाशय के अंदर सबसे ज़्यादा हम ये देखेंगे कि इसके अंदर HCl का स्त्रावण होता है या जठर रस का स्त्रावण होता है। जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस जिसे कहा जाता है, और उसके अंदर क्या होता है, HCl जो होता है आयन पाए जाते हैं, लवण पाया जाता है, और ये क्या करता है, भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करता है। इसमें पहला पॉइंट है कि देखो स्टोमक की इंटरनल वॉल यानी कि आंतरिक भित्ति जो होती है उसके अंदर किसका स्त्रावण होता है, जठर रस का स्त्रावण होता है, गैस्ट्रिक जूस का स्त्रावण होता है। फिर आमाशय में जो भोजन यानी स्टोमेज में जो भोजन है, जो भोजन फेरिंग्स से आता है, कहाँ से, फेरिंग्स इसोफेगस से जो भोजन आता है वो कहाँ पर, स्टोमेज में 3 से 4 घंटे विश्राम करता है। उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर धीरे धीरे लवणों अम्लों का स्त्रावण होता रहता है और भोजन की प्रकृति को बदलने में ये सहायता प्रदान करता है। यहाँ पर देखो बच्चों, सबसे ज़्यादा जरूरी हम देखेंगे प्रोटीन का पाचन, और वो कहाँ होगा, पेप्सिन एंजाइम। एक चीज़ नोटिस करेंगे
कि कोई भी अम्ल या क्षार या इनके अंदर जितने भी प्रकार के जो एंजाइम या हार्मोन्स जो निकल रहे हैं वो एक्टिव नहीं होते हैं, वो इनएक्टिव होते हैं। उनको किसी न किसी एसिड या बेस के द्वारा उनको इनएक्टिव से एक्टिव प्रोसेस में लेके लाया जाता है। उस प्रोसेस में लाने के बाद जो आयन होते हैं, जो अम्ल जो होते हैं, एसिड बेस जो अपने कार्य करते हैं, उसके बाद एंजाइम कार्य करते हैं। यानी कि देखो हम लास्ट में तो पढ़ेंगे जो पेप्सिन एंजाइम है जो कि प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, वो पेप्सिनोजन की प्रक्रिया में पाया जाता है और उसमें सर्वाधिक योगदान, अगर इसको पेप्सिनोजन से अगर पेप्सिन में बदला जाता है तो इसमें HCl का क्या होता है, योगदान होता है। और HCl कहाँ पाया जाता है, जठर रस के अंदर पाया जाता है। जठर रस में मुख्यतः HCl, जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में HCl, श्लेष्मा, पेप्सिनोजन एवं जठरीय लाइपेज जैसे एंजाइम पाए जाते हैं और ये जठर रस में पाए जाते हैं। और जठर रस कहाँ पाए जाते हैं, ये स्टोमेच यानी आमाशय की आंतरिक भित्ति में पाए जाते हैं और उसी से क्या निकलते हैं, ये एंजाइम निकलते हैं। अब दोस्तों ध्यान देना, यही वो HCl एंजाइम है जो पेप्सिनोजन को इनएक्टिव प्रोसेस से एक्टिव प्रोसेस में लेके आएगा, यानी कि निष्क्रिय प्रक्रिया से सक्रिय में लेके आएगा। और तभी क्या होगा, ये पेप्सिनोजन जो है आगे कार्य करेगा, यानी कि प्रोटीन के पाचन में सहायता करेगा। अब इसमें ये देखो HCl के स्त्रावण के कारण जठर रस जो क्या होता है, बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाता है। जैसे ही जठर रस का स्त्रावण होता है तो उसमें HCl का स्त्रावण होता है। अब ये HCl क्या करेगा, भोजन की प्रकृति को बहुत ज़्यादा अम्लीय कर देता है। जब भोजन की प्रकृति सर्वाधिक मात्रा में अम्लीय हो जाती है तो ये भोजन को गलाने में या भोजन के गलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब देखो इस प्रक्रिया में जठर रस में जो पेप्सिनोजन एंजाइम, हमने पहले ही चर्चा की थी कि जो पेप्सिनोजन एंजाइम जो होता है वो निष्क्रिय रूप में होता है, इनएक्टिव प्रोसेस में होता है। इसको एक्टिव यानी कि निष्क्रिय कौन करता है, निष्क्रिय से सक्रिय कौन करता है, HCl। तो देखो इस प्रक्रिया में जठर रस में जो पेप्सिनोजन एंजाइम था वो उस समय क्या होता है, इनएक्टिव होता है, निष्क्रिय होता है, लेकिन HCl के कारण वो किस में बदल जाता है, पेप्सिन में बदल जाता है। और ये पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा, इसको एक्टिव प्रोसेस में लेके आएगा। तो देखो पेप्सिन एंजाइम जो निष्क्रिय था, HCl की उपस्थिति के कारण, जो कि बहुत ज़्यादा क्या होता है, अम्लीय प्रवृत्ति होती है, अम्लीय प्रवृत्ति, एसिड, जिससे किस में बदल जाता है, पेप्सिन। और ये पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। अब देखो दोस्तों आगे हम ये देखेंगे कि पेप्सिन से किस प्रकार से प्रोटीन के पाचन में सहायता होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आमाशय के अंदर पाचन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 7-8 पॉइंट को जो पढ़े उसमें अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके अंदर मुख्य रूप से 3 जो एंजाइम है वो वहाँ पे हम देखेंगे। कौन कौन सा, पैक देखेंगे हम पेप्सिन, एक हमारा देखेंगे, पहला होगा पेप्सिन एंजाइम, दूसरा एक एंजाइम पढ़ेंगे रेनिन एंजाइम और एक पढ़ेंगे जठरीय लाइपेज एंजाइम। इन तीनों एंजाइम के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। अगर भोजन के पाचन में आमाशय के अंदर अगर पाचन हो रहा है तो उसमें सर्वाधिक योगदान जो होता है वो पेप्सिन एंजाइम का ही होता है। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, HCl के साथ मिलता है। पेप्सियल एंजाइम क्या करता है, पेप्सिन एंजाइम HCl के साथ मिलता है और प्रोटीन को किस में बदल देता है, प्रोटियोज, पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड। यानी कि प्रोटीन एंजाइम क्या करेगा, पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा, HCl के साथ में मिलकर प्रोटीन। अब ये बच्चों प्रोटीन कहाँ से आती है, हम यहाँ पे पाचन पढ़ रहे हैं और पाचन के अंदर जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो बहुत सारे भोजन ऐसे होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन पाई जाती है, जैसे कि मांस, मछली, अंडे, दाल सब इत्यादि, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। तो उसी प्रोटीन का पाचन हो रहा है, तो उस प्रोटीन को क्या करेंगे, पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, HCl के साथ मिलता है और उस प्रोटीन को प्रोटियोज, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। तो ये काम किसका होता है, पेप्सिन एंजाइम का। एक एंजाइम हम रेनिन पढ़ेंगे और दूसरा लाइपेज पढ़ेंगे। अगर हमारे आमाशय के अंदर सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन को पचाने में अगर कोई सहायक एंजाइम है तो वो पेप्सिन एंजाइम है, ठीक है। स्टोमेच में दूध जैसे पदार्थ, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, रेनिन एंजाइम की। दूध जैसे जो पदार्थ होते हैं, जो लवण होते हैं, उनको पचाने में सर्वाधिक योगदान किसका होता है बच्चों, रेनिन एंजाइम को होता है। अब एक क्वेश्चन ये बनता है, कई बार क्वेश्चन बनता है कि काइम, छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काइम किसे कहते हैं। तो काइम जो होता है, आमाशय के अंदर जब भोजन पच रहा होता है तो जो भोजन जो है कुछ एंजाइम्स डलने के बाद वो भोजन एक लवण, एक पेस्ट के रूप में आ जाता है। उस पेस्ट को क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है, ठीक।
ठीक है। जठरीय लाइपेज, अब किसकी बात हो रही है? लाइपेज एंजाइम की बात। तो लाइपेज एंजाइम क्या करता है? जठरीय जो एंजाइम होता है ये वसा के पाचन में कमज़ोर साबित होता है, यानी कि ये वसा के पाचन में इतना काम नहीं कर पाता है जितने कि दूसरे जो एंजाइम हैं वो करते हैं। दूध, वसा, मक्खन, घी जैसे पदार्थों में अगर जठरीय लाइपेज एंजाइम मिलता है तो वो फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल और गिल्सरोल में बदल दिया जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कई बार डिस्कस चलती रहती है कि जो अमाशय जो है वो खुद एक मांसल भित्ति का बना होता है, इसकी जो आंतरिक जो कोर होती है वो मांस की बनी होती है, और जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन के अंदर हम मांस जैसे पदार्थों को भी ग्रहण करते हैं। तो अमाशय खुद एक मांसल संरचना है, मांस की बनी हुई संरचना है। तो अमाशय खुद की जो आंतरिक भित्ति है, इंटरनल जो वाल है, उसको अमाशय क्यों नहीं पचा पाता? अमाशय जो है वो मांस को पचा सकता है, मांस जैसे पदार्थों, मछली या मांस जैसे कन्या जो पदार्थ, कई अन्य पदार्थ है उनको पचा लेता है, लेकिन मांस की जो आंतरिक भित्ति है वो क्यों नहीं पच पाती? इसका रीज़न ये है कि अमाशय की जो आंतरिक भित्ति, इंटीरियर वो जो वॉल होती है वो श्लेष्मा भित्ति की बनी होती है दोस्तों। श्लेष्मा भित्ति की एक मोटी परत पाई जाती है, श्लेष्मा भित्ति। श्लेष्मा भित्ति का एक मोटा आवरण पाया जाता है, और ये मोटा आवरण क्या करता है? HCl आयन क्या करता है? HCl बहुत ही तीव्र होता है, बहुत ही फास्ट क्रिया करता है, लेकिन उसके बाद भी क्या करता है? वो इसको क्षति नहीं पहुंचा पाता। किसको? इंटरनल वॉल को। किसकी? अमाशय की, स्टोमक की आंतरिक भित्ति को क्षति नहीं पहुंचा पाता है, क्योंकि उसकी जो आंतरिक भित्ति है उसके अंदर श्लेष्मा का एक मोटा आवरण पाया जाता है जो कि उसको पचाने में असक्षम होता है। तो दोस्तों, हमने अमाशय के अंदर पाचन, स्टोमक में पाचन के अंदर हमने ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़े थे। अब हम इसके आगे वाला पॉइंट पढ़ेंगे। अमाशय के बाद हम पढ़ेंगे छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो हमने माउथ कैविटी पढ़ लिया, फेरिंक्स पढ़ लिया, एसोफेगस पढ़ लिया, हमने अमाशय को पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे छोटी आंत को, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हम लार्ज इंटेस्टाइन यानी कोलोन को पढ़ेंगे, फिर रेक्टम को पढ़ेंगे, फिर एनस को पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ हम जैसे कि लीवर, पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर जैसी चीज़ों को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो देखो दोस्तों, अब जो काइम बनी थी वो काइम जो है धीरे धीरे करके स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में आना प्रारंभ हो जाता है। काइम जो है वो किस में बनती है? वो स्टोमक में बनती है, और अब कहाँ आ गई है? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। अब देखो, जिसकी शुरुआत डुओडेनम यानी ग्रहणी से होती है। अब देखो, इसमें एक चीज़ और देखने मिलेगी, डुओडेनम यानी कि ग्रहणी जिसको कहा जाता है, और अमाशय के नीचे और छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर एक यू आकार की नालिका पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? डुओडेनम कहा जाता है। अब डुओडेनम में क्या होता है? एक तरल पदार्थ का स्त्रावण होता है, लिक्विड जैसा पदार्थ निकलता है, और ये लिक्विड पदार्थ क्या करता है? भोजन के अंदर। अब बच्चों, अमाशय के अंदर हमने ये पढ़ा था कि अमाशय के अंदर जठर रस का स्त्रावण होता है, और जठर रस के अंदर क्या होता है? कुछ एसिड भी आ जाते हैं जो कि भोजन की प्रकृति के साथ साथ डुओडेनम की प्रकृति आंतरिक भित्ति को भी क्या कर सकते हैं? विकृत कर सकते हैं। तो डुओडेनम के अंदर, इस ग्रहणी के अंदर यू आकार की जो नलिका होती है, इसके अंदर एक तरल पदार्थ का स्त्रावण होता है, और ये तरल स्त्रावण किसके द्वारा? ब्रोनर ग्रंथियाँ, ठीक है, ब्रोनर ग्लैंड पाई जाती है जो कि एक तरल पदार्थ छोड़ती है, और ये लिक्विड क्या करता है? जो भोजन के साथ जठर रस आता है, उस जठर रस से डुओडेनम की क्या करता है? रक्षा करता है। अब देखो, डुओडेनम में पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर की नली जुड़ी होती है। तो जैसे हमने डायग्राम में देख सकते, डिस्प्ले में आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर जुड़े होते हैं, वहीं से क्या होता है? दोनों अपने अपने एंजाइम और रस छोड़ते हैं। बाइल जूस का पित्त लवण का एक भाग ध्रुवीय और दूसरा भाग क्या होता है? अध्रुवीय। ठीक है, दो भाग पढ़ेंगे इसमें, ध्रुवीय भाग और अध्रुवीय भाग। ध्यान से देखना, बाइल जूस का एक भाग ध्रुवीय और दूसरा भाग क्या होता है? अध्रुवीय होता है। और अध्रुवीय भाग कहाँ होता है? वसा गोलिकाओं में, फैट के अंदर अध्रुवीय भाग जो होता है किसका? बाइल का, है ना। जैसे ये वसा है, इस वसा बाइल का जो एक भाग होता है, जो अध्रुवीय भाग जो होता है, अध्रुवीय भाग, वो फैट के अंदर मिल जाता है, और तो दूसरा भाग होता है वो फूड यानी कि भोजन के अंदर मिल जाता है।
इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, वसा जो होती है उसका पृष्ठ तनाव, वसा गोलिकाएं जो होती है, फैट जो गोलिकाएं बनती है, फैटी एसिड, उनका पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम हो जाता है, लगभग 1 माइक्रोमीटर से भी कम हो जाता है। अब जो 1 माइक्रोमीटर से कम इसका साइज हो जाता है, इसका मतलब ये है कि जो वसा है वो छोटी छोटी गोलिकाओं में टूटने लगी है। और जब वसा जब छोटी छोटी गोलिकाओं में टूटने लग जाती है तो इसे इमल्सिफिकेशन कहा जाता है, यानी कि इमल्सीकरण कहा जाता है, हिंदी में इसको पाइसीकरण भी कहा जाता है। फैट यानी कि जो वसा, फैट और वसा बाइल के साथ मिल जाती है तो इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बाइल जूस और जो अग्नाशयी रस जो होते हैं, पैनक्रियाज जो जूस होता है, उसके अंदर बाइकार्बोनेट एक एसिड पाया जाता है। और ये एसिड क्या करता है, जो काइम आता है, किसकी बात करें हम, काइम, वहाँ से जो काइम आता है, इस काइम को कौन उदासीन कर देता है, बाइकार्बोनेट। और ये बाइकार्बोनेट जो लवण है ये कहाँ पाया जाता है, ये बाइल जूस और पैनक्रिया जो जूस होता है इनके अंदर पाया जाता है। और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, इस काइम को उदासीन कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। अब हम इसके आगे बढ़े कुछ पॉइंट और पढ़ेंगे। जब पैनक्रियाज के द्वारा कुछ एंजाइम छोड़े जाते हैं, और वो एंजाइम कौन से हैं, ट्रिप्सिन, जैसे ट्रिप्सिनोजन, इस ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदला जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदला जाएगा, ये ट्रिप्सिन की बात हो रही है। और ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेस और इलेस्टेट जैसे एंजाइम को निष्क्रिय से सक्रिय रूप में लेके आएगा। बोर्ड पे पूरा लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देख सकते हो, और जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। अग्नाशय पैनक्रियाज क्या करता है, कुछ एंजाइम छोड़ता है। अब वो एंजाइम क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, सक्रिय रूप से नहीं होते हैं, तो उनको सक्रिय करने के लिए, जैसे कि ट्रिप्सिनोजन। अब ये ट्रिप्सिनोजन जो है निष्क्रिय है, इसको एक्टिव करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, एंटेरोकाइनेज। क्या पाया जाता है, इस समस्या के समाधान के लिए इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंतों में एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम है एंटेरोकाइनेज। ये एंटेरोकाइनेज क्या करेगा, जो ट्रिप्सिनोजन एंजाइम निष्क्रिय रूप से था, उस निष्क्रिय एंजाइम को क्या करेगा, ये ट्रिप्सिन में बदल देगा सक्रिय रूप से। और यहाँ सबसे सबसे बड़ा खेल शुरू होता है। यहाँ पे जो एंजाइम हम पढ़ते हैं वो कौन से थे, निष्क्रिय रूप से थे, और इन निष्क्रिय एंजाइम को ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, सक्रिय रूप में लेके आएगा। जैसे कि अब ये ट्रिप्सिन एंजाइम काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन एंजाइम में बदलेगा। अब आप कहोगे सर नाम तो सेम ही है, लेकिन नाम सेम नहीं है, ये निष्क्रिय है, इनएक्टिव है, और ये एक्टिव है, बस नहीं फर्क है। कार्बोक्सीपेप्टिडेस और कार्बोक्सीपेप्टेस सक्रिय रूप में, निष्क्रिय से सक्रिय रूप में, और फिर है इलेस्टेड, और फिर है सेम टू सेम इलेस्टेड। तो देखो बच्चों, हमने जो यहाँ पे जो एंजाइम पढ़े हैं, ये एंजाइम क्या करेंगे, निष्क्रिय रूप से पढ़े। तो हम एक बार इसको फिर से रिपीट कर देते हैं, यानी कि हमारी अग्नाशय पैनक्रियाज के द्वारा कुछ एंजाइम छोड़े जाते हैं, और वो एंजाइम कौन कौन से हैं, ट्रिप्सिनोजन या मानते हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, उसके अलावा कार्बोक्सीपेप्टिडेस, ये एंजाइम क्या करता है, इसके द्वारा छोड़ दिए जाते हैं। अब समस्या क्या होती है, ट्रिप्सिन एंजाइम जो कि मुख्य पाचन होता है, ये ऑलरेडी क्या है, निष्क्रिय है, तो उसको निष्क्रिय से सक्रिय रूप में लेके आना पड़ेगा, यानी इनएक्टिव से उसको एक्टिव प्रोसेस में लाना होगा। इसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे इंटेरोकाइनेज एंजाइम कहते हैं। ये इंटेरोकाइनेज एंजाइम क्या करेगा, जो ट्रिप्सिनोजन एंजाइम है उसको ट्रिप्सिन में बदल देता है, सक्रिय। और ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, इन एंजाइमों को निष्क्रिय से सक्रिय में, यानी कि एक दूसरे को बदलने का काम करते हैं। यानी कि काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेस, इलेस्टेड, इसको सेम टू सेम निष्क्रिय से सक्रिय रूप में बदल देते हैं। इसके बाद हम एमाइलेज और स्टार्च को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी हमने देखा कि जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, वो ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, जो निष्क्रिय थे उनको सक्रिय कर देता है। और कौन से, यानी कि जो काइमोट्रिप्सिन था, हमने काइमोट्रिप्सिन पढ़ा था, कार्बोक्सीपेप्टिडेस पढ़ा था, इलेस्टेड पढ़ा था, तो इनको वो क्या करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम निष्क्रिय से सक्रिय कर देता है। अब वो क्या करेंगे, जिनको सक्रिय करते हैं वो किसी और को दूसरे रूप में बदलेंगे। देखो यहाँ पे प्रोटियोस, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड जैसे कुछ घटक पाए जाते हैं। ये इनको क्या करेंगे, यानी ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो सक्रिय हैं, फिलहाल ये सक्रिय हैं, ये इनको छोटे पॉलीपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड पढ़। एक हमने कार्बोक्सीपेप्टिडेस भी पढ़ा था। तो कार्बोक्सीपेप्टिडेस क्या करते हैं, छोटे पॉलीपेप्टाइड को किस में पढ़ते हैं, अमीनो एसिड, वसी अम्ल और डाइपेप्टाइड में बदल देते हैं। तो ये क्रम इनका चलता रहता है। फिर हमने देखो बच्चों, पैनक्रियाज जूस में
क्या पाया जाता है, लाइपेज एंजाइम की मात्रा पाई जाती है। पैनक्रियाज जो जूस होता है, जो जिसको अग्नाशय रस भी कहा जाता है, उस अग्नाशय रस के अंदर क्या पाया जाता है, लाइपेज एंजाइम नामक एक जूस पाया जाता है, लाइपेज एंजाइम। ये क्या करता है, पायसीकृत वसा जो होती है, इमल्सिफिकेशन जो फैट होती है, उसको किस में बदल देता है, वशियामल में और 2-मोनोग्लिसराइड में बदल देता है। अब लास्ट स्टेप पे आते हैं बच्चों। एक इसमें मेन चीज़ अपने ये देखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत की बात हो रही है, और छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर यानी शुद्रांत्र के अंदर एंटेरोसाइट नाम का क्या पाया जाता है, एक सेल पाई जाती है। और ये सेल क्या करती है, इसके अंदर कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। मैं क्या बोलूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत के अंदर एंटेरोसाइट नाम के क्या पाए जाते हैं, कुछ सेल पाए जाते हैं, और उन सेल के अंदर क्या होते हैं, कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंजाइम क्या कर देते हैं, जो विली यानी कि जो सूक्ष्मांकुर, रसांकुर या जिनको दीर्घरोम कहा जाता है, जो भोजन के मुख्य घटक को अवशोषित करते हैं, उस विली के ऊपर ये अपना इस प्रकार से सतह बना के रखते हैं, अपना प्रभाव रखते हैं, वलन के रूप में पाए जाते हैं। और फिर ये क्या करते हैं, उन घटकों को एक रूप से दूसरे रूप में बदल देते हैं। जैसे कि जो सुक्रोज है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देंगे, माल्टोज जो है उसको फिर एक नया रूप दे देंगे। तो ये काम किसका होता है, ये विली का होता है। और ये विली क्यों करती है, इसको एक्टिवेट कौन करता है, क्योंकि एंटेरोसाइट सेल होती है, और वो एंटेरोसाइट सेल क्या करती है, कुछ एंजाइम निकालती है, और वो एंजाइम क्या करती है, इस सूक्ष्म रसांकुर यानी विली के ऊपर पाए जाते हैं, और वो उसको क्या कर देती है, एक्टिव प्रोसेस में लेके आती है। एक्टिव प्रोसेस के दौरान क्या होता है, जो घटक जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है, इनको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। तो देखो बच्चों, लास्ट इसमें देखते हैं कौन कौन से घटक हैं जिनको हम बदलेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटेरोसाइट नाम के कुछ सेल पाए जाते हैं, और वो सेल क्या करते हैं, कुछ एंजाइम निकालते हैं, और उस एंजाइम के कारण कुछ घटक जो होते हैं एक रूप से दूसरे रूप में बदल दिए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ठीक है, माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में, और लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदल देते हैं। उसके बाद जो है अमीनोपेप्टिडेज की उपस्थिति में, अमीनोपेप्टिडेज की उपस्थिति में पॉलीपेप्टाइड जो है वो डाईपेप्टाइड और अमीनो एसिड में बदल देता है, और डाईपेप्टाइड जो है वो डाईपेप्टिडेज की उपस्थिति में अमीनो एसिड में बदल दिया जाता है वसामल में। और इमल्सिफिकेशन वसा यानी पायसीकृत जो फैट होता है वो इंटेस्टाइन लाइपेज यानी कि आंत्र के अंदर एक लाइपेज नाम का जो एंजाइम होता है, वो एंजाइम फैटी एसिड को यानी वसामल को और 2-ग्लिसराइड में बदल देता है। देखो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, अब इसको हम बड़ी आंत में लेके जाएंगे, और बड़ी आंत में सिर्फ छोटा सा प्रोसेस होगा, और इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। अब देखो दोस्तों, विटामिन, जल, लवण इत्यादि खनिज पदार्थों, इन सभी का जो है रुधिर या लसिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। औषधीय पदार्थ जो होते हैं, एल्कोहलिक जो पदार्थ होते हैं, ऐसी चीज़ों का जो अवशोषण जो अंतर्गण है वो अब स्टोमक यानी अमाशय में अवशोषित कर दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में मुख्यतः जल का अवशोषण होता है, मल बनाने की प्रक्रिया होती है, या जो कुछ माइक्रो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, कुछ घटकों को अवशोषित करके उनको अपघटन के दौरान सेलुलोज का पाचन करते हैं। तो ये प्रक्रिया भी बड़ी आंत में होती है। विली के पास, अब देखो बच्चों, विली जो होती है यानी कि रसांकुर या दीर्घरोम की बात हो रही है, तो दीर्घरोम के अंदर क्या पाए जाते हैं, दीर्घरोम के पास छोटे छोटे माइक्रो विली पाए जाते हैं, और ये सारे माइक्रो विली मिलकर क्या करते हैं, ब्रुश बॉर्डर का निर्माण करते हैं, यानी कि एक जेनेट का निर्माण करते हैं, ब्रुश बॉर्डर। और उस ब्रुश बॉर्डर के अंदर क्या होता है, ब्लड सेल पाई जाती है, और ये ब्लड सेल क्या करती है, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, जैसे कि इसके अंतर्गत ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज एंड अमीनो एसिड जैसी चीज़ों को, एंड फैटी एसिड, वसा, फैटी एसिड, वसा अम्लों को क्या कर लेता है, ये अवशोषित कर लेता है। एक प्रक्रिया होती है बच्चों मिसेल। मिसेल वो नहीं है, साबुनी की जो प्रक्रिया होती है उस मिसेल की बात नहीं की यहाँ पे। मिसेल का मतलब है वसा प्लस पित्त लवण मनके और काइम। ये क्या होता है, वसा प्लस पित्त लवण और काइम ये मिलके क्या करते हैं, एक मिसेल का निर्माण करते हैं। उस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, जब ये मिसेल सूक्ष्म अंकुर माइक्रोविली या रसांकुर के जब पास में जाती है, तो माइक्रोविली यानी कि जो सूक्ष्म अंकुर क्या करते हैं, उसमें से वसा को या फैट को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। और ये जो मिसेल है इसको काइम में यानी कि उस पेस्ट के अंदर, अपचित भोजन के अंदर
वापस भेज दिया जाता है और ये प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, जो मिसेल बनता है वो क्या करता है, वापस उसी प्रक्रिया में लग जाता है, यानी वापस फैट वसा को एकत्रित करता है और सूक्ष्म अंकुर यानी कि माइक्रोविली के पास जाता है। और माइक्रोविली क्या करता है, यानी कि सूक्ष्म अंकुर जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस मिश्रण को अवशोषित कर लेते हैं और इसको वापस कायम में भेज देते हैं। और कायम का मतलब उस पेस्ट जो अपचित भोजन है, जो बाद में मल के रूप में बाहर निष्कासित की जाती है। अब बच्चों एक टॉपिक बचता है मल। अब मल जो है ये बड़ी आंत का काम होता है और बड़ी आंत का मुख्य तौर पे एक ही काम होता है, मल का बनाना, जल का अवशोषण करना, खनिज पदार्थों का अवशोषण करना। इसके अलावा कुछ जो माइक्रोऑर्गेनिज्म, कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, अपचित भोजन या जो भोजन होता है उसको अपघटित करते हैं और सेलुलोज का पाचन करते हैं। तो ये काम किसके होते हैं, बड़ी आंत में होते हैं। और बड़ी आंत में देखो होता क्या क्या है, बड़ी आंत में मल के अंदर क्या क्या होता है। तो अब ये जो मल है इसको रेक्टम यानी मलाशय में भेज दिया जाता है। उसमें अपचित भाग, जो भोजन, जो पेस्ट जो होती है वो कायम उस अपचित भाग को बोला जा रहा है। श्लेष्मा, मृत सेल, डेड सेल, यानी कुछ कोशिकाएं पूरे पाचन में, कुछ सेल क्या हो जाती है, डेड हो जाती है, मृत कोशिकाएं होती है। डेड माइक्रोऑर्गेनिज्म, कुछ सूक्ष्म जीव भी होते हैं, क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और पित्त वर्णक यानी बिलिरुबिन की बात हो रही है, तो ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, रेक्टम यानी मलाशय में भेज दिए जाते हैं। अब मलाशय में इतनी चीज़ें भेजने के बाद, अब ये इतनी प्रोसेस होने के बाद मानव मस्तिष्क के आदेशानुसार और मानव की जो पेशियाँ हैं, मांसपेशियाँ, उनके संकुचन और शिथिलन के दौरान ये मलाशय को भेज दिया जाता है। और मलाशय किसको क्या करता है, एनएस में भेज दिया जाता है। जब भोजन 24 घंटे 15 घंटे के बाद पश्चात जब भोजन ग्रहण करने के पश्चात आराम करने के बाद जब एक समय क्या होता है, उस समय के दौरान उस भोजन को बाहर निष्कासित करना होता है। उस समय में क्या होता है, मानव मस्तिष्क के आदेशानुसार एक संदेश मिलता है, एक सिग्नल मिलता है। उस सिग्नल के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, मानव की मांसपेशियाँ यानी एनएस की बात हो रही है, एनएस की बात हो रही है। ये एनएस क्या होती है, संकुचित और शिथिलन की प्रक्रिया होती है। उस प्रोसेस में पीछे से मलाशय क्या करता है, प्रेशर डालता है, रेक्टम प्रेशराइज होता है। जैसे ही रेक्टम प्रेशराइज होता है तो एनएस का जो द्वार होता है, जिसे गुदा द्वार कहा जाता है, ये क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। और ओपन के द्वार जो अपशिष्ट जो होता है, जिसको हम उत्सर्जन भी बोल सकते हैं, मल बोलते हैं, और ये बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो बच्चों ये थी हमारी पाचन की प्रक्रिया। पाचन में हमने सबसे पहले कहाँ से पढ़ा था, मुख से शुरू किया था, माउथ कैविटी। मुख में दांत पाए जाते हैं, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और उसके पश्चात दांतों के बाद जिह्वा के द्वारा, जीभ के द्वारा भोजन को उल्टा और पलटा जाता है। उसके बाद 4 प्रकार के दांत हमने पढ़े, प्रदनक जो थे, कृतंग यानी कि इंसिजर, मोलर्स, प्रीमोलर्स, ये दांत पढ़े थे। उसके बाद हमने फेरेंक्स को पढ़ा था, फेरेंक्स यानी ग्रसनी को पढ़ा था। ग्रसनी के अंदर सबसे हमने मोस्ट ऑफ चीज़ ये पढ़ी थी कि इसके अंदर एपिग्लोटिक्स पाया जाता है, लैरिंग्स पाया जाता है। एपिग्लोटिक्स क्या करता है, उन दोनों पाइपों को, विंड पाइप और लैरिंग्स को, दोनों को क्या करता है, कंट्रोल में रखता है कि जब भोजन ग्रहण किया जाता है तो श्वास नली, वाई विंड पाइप जो होता है वो बंद रहता है, और जब हम श्वास लेते हैं तो जो आहार नाल वाले जो भाग है वो बंद रहता है। ये सारी चीज़ें हमने इस ग्रसनी फेरिंग्स में पढ़ी थी। उसके बाद हमने एसोफेगस को पढ़ा था। एसोफेगस के बाद हमने स्टोमिक, आमाशय को पढ़ा था। आमाशय में हमने पढ़ा यानी कि इसके अंदर बहुत प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, एसिड पाए जाते हैं, जैसे कि जठर रस पाए जाते हैं, उनके अंदर HCl पाया जाता है। ये सारी चीज़ें हमने आमाशय के अंदर पढ़ी। आमाशय को जैसे पढ़ने के बाद भोजन कहाँ आता है, छोटी आंत में आता है। छोटी आंत से पहले क्या पाया जाता है, डुओडेनम पाया जाता है, यानी कि आमाशय की लास्ट स्टेज वाली पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन की प्रारंभिक फर्स्ट पर जो पाइप होती है उस यू आकार नलिका को क्या कहा जाता है, डुओडेनम कहा जाता है, जहाँ पर पित्ताशय और अग्नाशय दोनों जुड़े होते हैं। अग्नाशय यानी कि पैनक्रिया, जो कि पैनक्रियाजिक जूस छोड़ता है, और पित्ताशय यानी कि गाल ब्लैडर वो क्या करता है, पित्ताशय जो है वो बाइल जूस छोड़ता है। ठीक है, इसके बाद हमने यकृत को पढ़ा, लीवर को पढ़ा। लीवर के कुछ कार्य भी हमने पढ़े थे। लीवर के नीचे थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे गाल ब्लैडर कहा जाता है, और गाल ब्लैडर जो होता है वो हरे पीले रंग का क्षारीय पदार्थ होता है जो भोजन को पचाने में सहायता करता है। अग्नाशय को पढ़ा। उसके बाद हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को थोड़ी देर पहले पढ़ा ही था, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमने लार्ज इंटेस्टाइन यानी इसको कोलोन भी कहा जाता है। उसके बाद हमने रेक्टम को पढ़ा, यानी कि जो भोजन जो है लास्ट स्टेज में रेक्टम में पहुंचता है, और रेक्टम के बाद इसको मानव मस्तिष्क के आदेशानुसार और मांसपेशियों के शिथिलन और संकुचन के बाद इसको एनस के द्वारा बाहर भेज दिया जाता है। एक ये अपेंडिक्स रहता है, तो अपेंडिक्स का भोजन में किसी प्रकार का योगदान नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पाचन के अंतर्गत पढ़ी। तो
आज का टॉपिक ख़त्म होता है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसमें वीडियो लंबा ज़रूर हुआ, लेकिन दोस्तों एक ही वीडियो में हमने जितनी भी हो सके सारी बातों को क्लियर किया है, सारे एंजाइम को अच्छे से पढ़ा है, सारे ऑर्गन्स को अच्छे से पढ़ा है, सबको हमने नोट्स भी बनाए हैं ताकि ये नोट्स इनके हम स्क्रीनशॉट ले सकें, इसलिए नोट्स बनाने की जो प्रयास हमने किया। इसके बाद सभी चीज़ों को डिटेल से पढ़ने के बाद अगर कोई पार्ट ऐसा लगता है कि हमें दोबारा बनाना चाहिए तो उस पार्ट को हम फिर से बनाएंगे, जैसे कि यकृत है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, इंटेस्टाइन है, तो ऐसी चीज़ों को हम फिर से पार्ट के रूप में ज़रूर लेके आएंगे। और वीडियो लंबा ज़रूर हुआ लेकिन हमें काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो जाते हैं। हम पाचन को भी पढ़ लेते हैं, इसकी प्रोसेस को पढ़ लेते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कैसे कार्य करते हैं, ये सारी डिटेल हम एक ही वीडियो में क्लियर कर पाते हैं। अगर हम अलग अलग वीडियोस को यूट्यूब पे देखते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डाटा और समय बेस खराब होता है, लेकिन इसमें हम सारी चीज़ों को एक ही साथ पूरा कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप सभी के प्यार के साथ ये वीडियो का हम अंत कर रहे हैं। और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, आपका यही प्रयास हमारे लिए एक मोटिवेशन बनता है। एक वीडियो को बनाने में हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और सिंगल टीम है प्रकाश पुंज की। हमारा प्रयास यही रहता है कि इस टीम के द्वारा, हमारे द्वारा एक ऑथेंटिक और प्योर इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, आपको एक सही डाटा आपको प्रोवाइड किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी प्रकार की त्रुटि रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर अवगत करवाएं। और इसके अलावा हमें सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।